क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उत्तराधिकार के विषय में किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा। वो तो अचानक से ऐसी चीजें हो गई। जब अचानक से ऐसी चीजें हुई तो फिर से बोला गया कि ठीक है, अब किसी न किसी को भाई शासक तो बनाना ही पड़ेगा। कहते हैं इनका उत्तराधिकारी बाद में खड़क सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? खड़क सिंह को। ऐसे खड़क सिंह नामक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको इनका उत्तराधिकारी बनाया गया। और प्रशासन में सहायता करने के लिए खड़क सिंह के प्रशासन में सहायता करने के लिए ध्यान सिंह नामक व्यक्ति जो हुआ करते थे, इनका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह को इनका वजीर बनाया गया ऐसा करके। ठीक है, खड़क सिंह कौन थे? तो खड़क सिंह के बारे में कहा जाता है कि रणजीत सिंह के पुत्र हुआ करते थे ऐसे करके, और इनको इनका वजीर बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन खड़क सिंह बहुत अधिक समय तक शासन नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य इनका खराब हो जाता है और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 1 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1840 में, यानी कि खड़क सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 1840 में होती है। वजीर का मतलब होता है प्रशासन में दूसरा सर्वोच्च पद। ठीक है, वजीर जो हुआ करता था, एक विभाग होता था दीवाने विजारत। दीवाने विजारत का जो प्रमुख होता था वो वजीर कहलाता था। वजीर प्रशासन में वो व्यक्ति हुआ करता था जो शासक के बाद दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, ऐसा। तो शासक के बाद जो दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, जैसे शासक है तो उसको, वो अपने आप में शक्तिशाली है और उसको प्रत्येक विभाग में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता था। इसी प्रकार से वजीर होता था। वजीर के पास जो दीवाने विजारत होता था, दीवाने विजारत अर्थात उसके पास जो वित्त विभाग होता था वो तो होता ही था, साथ ही वो प्रशासन के किसी भी विभाग में अपना हस्तक्षेप कर सकता था और हस्तक्षेप के माध्यम से उसकी जानकारी ले सकता था। इन केस मान लो कभी ऐसा हो जाता है कि शासक नहीं है, नहीं है से मतलब है बीमार है या फिर कहीं किसी युद्ध के दौरे में बिजी है या कहीं भी गया है, और इन केस मान लो कभी कोई इमीडिएट कोई आदेश जारी करने की बात आ जाती है या किसी भी तरीके से निर्णय लेने की बात आ जाती है, तो शासक के बाद जो निर्णय लेने का अधिकार था तो वजीर को ही हुआ करता था। वजीर जो है वो निर्णय ले सकता था। ऐसे बड़ा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। तो इस तरीके से तो खड़क सिंह के वजीर कौन हुआ करते थे? ध्यान सिंह। और ध्यान सिंह जो है वो उनके शासन में सहायता किया करते थे। लेकिन 1840 की हमें बात देखने को मिलती है, खड़क सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1840 में जब खड़क सिंह की मृत्यु होती है, अब फिर से एक बार प्रशासन में उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है। कहते हैं उसी वर्ष इनका एक और पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था नौनिहाल सिंह। ऐसे नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह जो है योग्यता में सबसे योग्य व्यक्ति हुआ करता था। तो नौनिहाल सिंह जो थे इनको क्या बना दिया जाता है? शासक बना दिया जाता है ऐसा करके। नौनिहाल सिंह एक्चुअली क्या होता है, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अब दरबार ना षड्यंत्रों का केंद्र बन जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो है सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता था और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करने लगा था। कहते हैं नौनिहाल सिंह जो हुआ करते थे ये शासक बनते हैं, लेकिन अचानक से इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1 वर्ष बाद ही क्या हो जाता है? इनकी मृत्यु हो जाती है ऐसा करके। जब नौनिहाल सिंह की मृत्यु होती है तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अब भाई शासक किसे बनाया जाए? तो तो नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद शासक बनाने के लिए शेर सिंह जो हुआ करते थे, जो रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र थे, तीसरे पुत्र से शेर सिंह, शेर सिंह जो है उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। ठीक है, शेर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। लेकिन समस्या एक उत्पन्न हो गई यहाँ पर। जैसे ही शेर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, वैसे ही खड़क सिंह की विधवा, यानी कि उनकी जो वाइफ हुआ करती थी,
जिनका नाम था मतलब जो खड़क सिंह थे, जो रणजीत सिंह के बाद शासक बने थे, ठीक है, उनकी विधवा हुआ करती थी, उनकी वाइफ थी जिनका नाम था चांद कौर। क्या नाम था? चांद कौर। इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगता है। चांद कौर का ऐसा मानना था कि शक्ति मेरे हाथ में होनी चाहिए, जबकि शेर सिंह का ऐसा कहना था कि मैं तो वैध उत्तराधिकारी हूं भाई, मैं तो रणजीत सिंह का पुत्र हूं, तो शासक किसे बनना चाहिए? मुझे बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके और दोनों में खुल के संघर्ष होने लगा। खुल के संघर्ष जो है, विवाद जो है, वो सामने आ गया। इस स्थिति में हमें देखने को मिलता है जो खालसा सेना हुआ करती थी, खालसा सेना ने शेर सिंह का साथ दिया और चांद कौर का वध कर दिया, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है अगले शासक कौन बनते हैं? तो शेर सिंह शासक बनते हैं, ऐसे। ठीक है, कहते हैं शेर सिंह शासक बनते हैं और शेर सिंह वहां पर शासन करने लगते हैं। 1843 की बात है, 1843 की बात है। 1843 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह, जो कि एक सिख सरदार हुआ करता था। ठीक है, अजीत सिंह जो है चांदकौर का समर्थक था पहले, ऐसा। और चांदकौर की हत्या के बाद से ही वो शेर सिंह से चिढ़ा हुआ था, मतलब शेर सिंह से जो है वो खुन्नस खाए हुए था और मौके की तलाश में था कि किसी भी तरीके से शेर सिंह को गद्दी से हटाया जा सके। और हुआ भी यही। 1843 में उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत शेर सिंह की हत्या कर दी, ऐसा। जब शेर सिंह की ऐसी हत्या की गई तो ऐसी कंडीशन में अब परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि अब कोई रणजीत सिंह का इतना ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जिसको शासक बनाया जा सके। उनका एक पुत्र था जो बहुत छोटा था, अल्पवयस्क था, 2 वर्ष का हुआ करता था, जिसका नाम था दिलीप सिंह। ठीक है, ऐसे करके जब ऐसी कंडीशन बनी तो शेर सिंह के बाद अब सिख साम्राज्य में जो अगले उत्तराधिकारी बने वो थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को सिख सिख साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, ऐसा। और इस तरीके से 1843 में ये क्या बनते हैं? सिख साम्राज्य के शासक बनते हैं। और रानी जिंदन जो है वो उनकी संरक्षिका बनती हैं। रानी जिंदन जो है वो उनकी संरक्षिका बनती हैं, ऐसे करके। और इस तरीके से 1843 में क्या होता है? ये शासक बन जाते हैं। ठीक, ऐसा करके। अब देखिए, दिलीप सिंह जो है वो 1843 में शासक बने रहते हैं और 1849 तक शासक रहते हैं, 49 तक शासक रहते हैं। ठीक है, 1849 तक शासक रहते हैं। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। हम दोनों पढ़ेंगे अभी, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे कि अंग्रेज और सिखों के बीच में कौन कौन से युद्ध होते हैं। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच में होता है। 49 में फाइनली सिख जो है वो पराजित हो जाते हैं और जो दिलीप सिंह हुआ करते थे वो सिख साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मतलब। और सिख साम्राज्य का विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में हो जाता है। दिलीप सिंह जो है इनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है और वहां पर मतलब उनको भेज दिया जाता है और पढ़ने मतलब पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है कि आप वहां पर जाएं, पढ़ाई करें। अल्पवयस्क हुआ करते थे और फिर वो कहाँ ब्रिटेन ही पहुंच जाते हैं, ऐसे करके। और पंजाब वाला जो क्षेत्र हुआ करता था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इस तरीके से जो इसके शासक हुआ करते थे उन शासकों का, सिख शासकों का अंत हो जाता है ना, ऐसा करके। यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं? एक बार मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए, फिर हम आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे। ओके, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अब आगे तो हम देखते हैं। सब देखिए, सिख और ब्रिटिश के बीच में हमें देखने को मिलता है कि मुख्यतः 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। ठीक है,
पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ और दूसरा 48 से 49 के बीच में होता है। दोनों आंग्ल सिखों को लड़े जाने के पीछे जो कारण थे वो अलग अलग कारण थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है, जो हमें देखने को मिलता है, महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम हुआ करता था। जबकि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो भारत में गवर्नर जनरल जो उस समय हुआ करते थे, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम हुआ करता था, ऐसा। और इन दोनों सिख युद्धों के माध्यम से सिखों को कमजोर कर दिया गया और सिख साम्राज्य का अंत करके उसका विलय कहाँ किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। कैसे कैसे किया गया, हम सबसे उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल का मतलब क्या है? अंग्रेज। तो जो अंग्रेजों से सिख युद्ध हुआ, ठीक है। आंग्ल सिख युद्ध फर्स्ट, ठीक। और ये कब तक होता है? तो 1845 से 1846 तक, ऐसा। 1845 से 1846 के बीच में क्या था? ये युद्ध होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम हुआ करता था। क्या था? अभी तक रणजीत सिंह के बाद हमें ये देखने को मिल रहा था कि लगातार सिख साम्राज्य षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था, ठीक है। और एक के बाद एक हमें देखने को मिलता है कि पिछले 4 साल में 4 शासक और 4 वजीर जो है वो बदल चुके थे, ठीक है। जो अंतिम शासक थे वो दिलीप सिंह हुआ करते थे, जो शासन कर रहे थे, ऐसा। महारानी जिंदन को ये डर था कि जो खालसा सेना है, वो खालसा सेना अपने आप में शक्तिशाली हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अब शासक जो है वो नाम मात्र का है और सेना प्रमुख जो है वो क्या कर रहे हैं? इसको कंट्रोल कर रहे हैं। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? शासक जो है, उस शासक को कंट्रोल करने का काम जो है वो सैन्य प्रमुख के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे करके। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो इनका सेनापति था, जिनका नाम था तेजा सिंह, और जो इनका वजीर था, जिसका नाम था लाल सिंह, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे थे? तो दिलीप सिंह को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। रानी जिंदन कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उनका मानना था कि शक्ति जो का केंद्र होना चाहिए वो मेरे हाथ में होना चाहिए। और यही कारण था कि उन्होंने सिख सेना को उन क्षेत्रों को वापस लेने की बात की जो क्षेत्र ब्रिटिश के द्वारा पहले अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए गए थे। जैसे मैंने बताया था कि लाहौर से 40 किलोमीटर दूर का क्षेत्र जो है, जो पहले विवाद का कारण था रणजीत सिंह के समय पर, उस पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया था, ऐसा। तो इनके द्वारा निर्धारित किया गया कि उन क्षेत्रों को वापस कौन? खालसा सेना अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी। और यही हुआ करता था कि मेजर ब्रांडफुट जो हुआ करते थे, उन्होंने सिख सेना के लाल सिंह और तेज सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया, ऐसा। लाल सिंह और तेजा सिंह को जब अंग्रेजों के प्रति उकसाया, और ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि खालसा सेना ने ब्रिटिश सेना को चुनौती दी और दोनों के बीच में युद्ध कैसा हो गया? निश्चित हो गया, ऐसे करके। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो है हमें देखने को मिलता है कि कुल 4 लड़ाइयां लड़ी गई थी, 4 जगहों पर लड़ाइयां लड़ी गई थी, ऐसे करके। जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो मुदकी की हुआ करती थी। कौन सी? मुदकी। मुदकी एक जगह का नाम है। तो मुदकी नामक जगह पर लड़ाई लड़ी गई। कब? 18 सितंबर 18 सितंबर 1845 को, ऐसा। 18 सितंबर 1845 को मुदकी की लड़ाई हुई, लेकिन एक अनिर्णायक लड़ाई हुई। मतलब इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन जीत हार का निर्णय नहीं हो पाया। दूसरा, फिरोज शाह की लड़ाई हुई। फिरोज शाह की लड़ाई होती है। ये कब होती है? तो ये होती है 21 दिसंबर 45 को, ठीक है। इसके अलावा बद्दोवाला और अलीवाला की लड़ाई हुई।
बद्दोवाला और अलीवाला, ये लड़ाइयां 28 जनवरी 1846 को हुई। ठीक है, ये चार लड़ाइयां हुई, लेकिन ये चारों के चारों युद्ध जो हैं वो अनिर्णीत रहे। मतलब इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, किसी की हार और जीत का जो है कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पांचवी और अंतिम लड़ाई जो है ये साबराओं की लड़ाई थी, सबराओं की लड़ाई। सबराओं की लड़ाई, और ये कब होती है? 10 फरवरी 1846 को। ऐसा 10 फरवरी 1846 को जो है सबराओं की लड़ाई हुई। ये लड़ाई जो हुआ करती थी वो निर्णायक हुई। कहते हैं इस युद्ध में सिख सेना जो है वो पराजित हो गई, और सिख सेना के पराजित होने के बाद जो है ब्रिटिश सेना जो है वो यहाँ पर विजित हुई। अब सिख सेना यहाँ पर पराजित क्यों हुई? तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर लाल सिंह और तेजा सिंह जो हुआ करते थे, उन्होंने विश्वासघात किया, और विश्वासघात करके वो उन्होंने जो है आंतरिक रूप से वो किससे मिल गए थे? ब्रिटिश से मिल गए थे। और यही वजह हुआ करती थी कि सिखों की यहाँ पर पूर्णतः हार हुई, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं अंग्रेजी सेना आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते उन्होंने 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया, ऐसा करके। और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया, और इस तरीके से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लाहौर की संधि से समाप्त हुआ। कौन सी संधि से? लाहौर की संधि। ठीक है, ये कब होती है? तो ध्यान रखिएगा 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846, ठीक है, 9 मार्च 1846 को ये संधि हुई। इस संधि में कुछ शर्तें निर्धारित की गई। शर्तें ये थी कि महाराजा ने बोला गया कि जो महाराजा दिलीप सिंह जो हैं उनको सिख साम्राज्य का वैध शासक स्वीकार किया जाएगा, ऐसा। ठीक है। दूसरा, महारानी जिंदन जो हैं वो उनकी संरक्षिका माना जाएगा, उनको उनकी संरक्षिका माना जाएगा। लाल सिंह और जो लाल सिंह हुआ करते थे, लाल सिंह को वजीर नियुक्त किया जाएगा, ऐसे करके। दूसरा बोला गया, महाराजा ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश जो है वो सदैव के लिए ब्रिटिश के लिए छोड़ दिए। यानी कि अब जो है जो सतलज नदी के पार के जितने भी क्षेत्र हुआ करते थे, सतलज को पार करने के बाद जितने भी क्षेत्र होंगे वो सभी के सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो जाएगा? तो अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सतलज और ब्यास नदियों के बीच जो भी दुर्ग बने हैं उन दुर्गों पर महाराजा अपना पूर्णतः अधिकार छोड़ देंगे, और वो सब कंपनी के अधिकार में चले जाएंगे। किसके अधिकार में? कंपनी के अधिकार में। तो पहली शर्त क्या निर्धारित की गई कि जो सतलज नदी हुआ करती थी उसके पार के सभी क्षेत्र किसको मिल जाएंगे? तो ब्रिटिश को मिल जाएंगे। दूसरा निर्धारित की गई कि जो सतलज है और ब्यास, सतलज और बीच के जो दुर्ग हैं वो सभी दुर्ग किसके पास चले जाएंगे? कंपनी के पास चले जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है। सिखों को युद्ध हर्जाना देना होगा। हर्जाना कितना देना होगा? 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए जो है वो युद्ध हर्जाना देना होगा। लेकिन सिखों ने कहा कि हमारे खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दे सकें। तो ब्रिटिश ने कहा ठीक है, आप 50 लाख रुपए कोष से दीजिए। 50 लाख रुपए क्या दिए गए? नगद दिए गए। ठीक है, 50 लाख रुपए नगद दिए गए। शेष बचे पैसे से, यानी 1 करोड़ रुपए जो हुआ करता था उसके बदले ब्यास और सिंध नदियों के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें कश्मीर का क्षेत्र भी शामिल हुआ करता था, वो अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो ये क्षेत्र किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र जो हुआ करता था, अंग्रेजों ने ये पहाड़ी क्षेत्र जो है वो 1 करोड़ रुपए के बदले
गुलाब सिंह को बेच दिया, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है उन्होंने अपने 1.5 करोड़ रुपए की भरपाई कर ली। ठीक है, तो लाहौर की संधि में हमें ये शर्तें मिली। इसके अलावा और भी चीजें निर्धारित की गई। सिख सेना को नियंत्रित कर दिया गया। बोला गया कि सिख सेना जो है ये 12,000 घुड़सवार, 12,000 घुड़सवार सेना, इससे ज्यादा नहीं रह सकती है। ठीक है, 20,000 पैदल, 20,000 पैदल सैनिक, इतनी सेना सीमित कर दी गई। यानी कि 12,000 से ज्यादा तो ना आप सिख घुड़सवार सेना रख सकते हैं और 20,000 से ज्यादा ना आप सिख पैदल सेना रख सकते हैं, ऐसा करके। ठीक है, इसके अलावा बोला गया, तो जो दिलीप सिंह थे उनको तो शासक स्वीकार कर ही लिया गया, महारानी जिंदन को उनकी संरक्षिका मान लिया गया था। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। बोला गया कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो 1 वर्ष के लिए नियुक्त की जाएगी, कहां पर? लाहौर में। लाहौर में किसके नेतृत्व में? हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। बोला गया कि ये जो है सिर्फ सुरक्षा देने का काम करेगी, प्रशासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि शासन को अगर किसी बाह्य शक्ति से भय होता है या आंतरिक रूप से कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो हेनरी लॉरेंस जो है वो उनको सुरक्षा देंगे, ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा ये भी वचन दिया गया कि महाराजा जो थे वो सेना में या अपनी सेवा में किसी भी अन्य यूरोपीय अथवा अमेरिकी नियुक्त नहीं करेंगे, ऐसा करके। और इस तरीके से अमेरिकन या यूरोपीय व्यक्ति, यानी कि ना तो वो फ्रांसीसी हो सकता है, ना इटालियन हो सकता है, ना अगर हम बात करें ब्रिटिश हो सकता है, ना पुर्तगीज हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से लाहौर की जो ये संधि हुआ करती थी उसको निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, कोई कुछ क्या बोल रहा है? कि क्या है सबसे ज्यादा किस राजा के शासन काल में घोड़ों की संख्या ज्यादा थी, ऐसा? देखिए, अपने अपने क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी तत्कालीन समय में हम बात करें तो इस समय की लगभग ये 1846 के आसपास की जो बात है, तो इस समय सिख ही ऐसे हुआ करते थे जिनके पास अभी शक्ति बची थी। क्योंकि अभी तक हमें ये देखने को मिल रहा था, इस तत्कालीन समय की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमें ये देखने को मिल रहा था कि जो मुगल थे, मुगल किसके अधीन आ चुके थे? तो ब्रिटिशर्स के अधीन आ चुके थे। इसके अलावा हमने देखा मराठा जो थे, मराठा साम्राज्य का अंत हो चुका था। बंगाल जो था वो इसके अधीन आ चुका था। आपका अवध इनके अधीन आ चुका था। मैसूर 1799 में ही खत्म हो गया था, उसके उन्होंने उनके अधीन आ गया था। तो जो सबसे बाद में ब्रिटिशर्स के अधीन आए, जो एक बड़ी शक्ति हुआ करते थे और मुख्य शक्ति हुआ करते थे, वो सिख ही थे, ऐसे करके। अगर तत्कालीन समय में देखा जाए कि इनसे ज्यादा सेना किसके पास में थी, तो ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे जो उनके पास में थी उस समय में, ऐसे करके। अगर इसके पहले के समय में हम देखें, बात करें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसके पहले मराठाओं के पास भी थी घुड़सवार सेना, उनकी घुड़सवार सेना ही सबसे मजबूत हुआ करती थी, ऐसा करके। और मुगलों के पास थी, मुगल सेना जो थी उसमें घुड़सवार सैनिक जो हुआ करते थे वो सर्वाधिक मात्रा में थे, है ना, ऐसा। चलिए, तो इस तरीके से ये लाहौर की संधि हुआ करती थी। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं? ओके, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ। कहते हैं जब ये सारी चीजें, सारी स्थितियां चल रही थी, उसी समय सिखों ने जो कश्मीर गुलाब सिंह को बेचा बेचा था उसका विरोध किया। सिखों ने कहा कि कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह को, मतलब ब्रिटिशर्स से कहा कि कश्मीर गुलाब सिंह को मत बेचिए,
गुलाब सिंह जो है वो पहले से ही षड्यंत्रों में घिरे हुए थे। रणजीत सिंह के समय से ही सिख साम्राज्य को हम बात करें तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह हुआ करती थी कि सिखों को ये बात रास नहीं आई कि गुलाब सिंह को आप कश्मीर बेच दें, ऐसा करके। और कहते हैं इसी कारण से हमें देखने को मिलता है कि लाल सिंह जो हुआ करते थे, लाल सिंह के नेतृत्व में सिख सेना के द्वारा फिर से विद्रोह कर दिया जाता है। ठीक है, जब सिख सेना एक बार फिर से विद्रोह करती है तो इस सेना फिर से इस विद्रोह को दमन कर दिया जाता है, और विद्रोह का दमन करने के बाद ब्रिटिश के द्वारा सिखों से फिर एक संधि की जाती है। ठीक है, देखो लाहौर की संधि मैंने आपको कब बताई थी, 9 मार्च 1846 को। लेकिन जब विद्रोह होता है तो विद्रोह करने के बाद फिर से इसका दमन किया जाता है, और फिर एक संधि की जाती है जिसको हम कहते हैं भैरोवाला की संधि। किसकी? भैरोवाला की संधि। भैरोवाला की संधि कब होती है? 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1846 को फिर से एक संधि हुई जिसको हम कहते हैं भैरोवाला की संधि, जिसके तहत बोला गया कि महारानी जिंदन जो हुआ करती थी अब उनकी संरक्षिता को समाप्त कर दिया गया। बोला गया महारानी जिंदन जो है अब वो संरक्षिका नहीं रहेंगी, उनको 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी जाएगी, और अब वो शासन में किसी भी प्रकार का अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई जाएगी। कितने? 8। 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई जाएगी। सॉरी। तो 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई जाएगी, और एक कोई भी अंग्रेज जो है वो इस रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों को नियुक्त की जाएगी, ऐसे करके। यानी कि 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त की जाएगी। दिलीप सिंह तो छोटे थे, वो कुछ तो अभी मतलब स्वयं से निर्णय ले नहीं सकते थे, तो उनको जो भी निर्णय लेने होंगे सब कुछ सजेशन क्या देगा, ये 8 सरदारों की परिषद जो थी इस यही सजेशन देगी, और इसके द्वारा ही वो क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा लाहौर में एक अस्थाई ब्रिटिश फौज रखी जाएगी, ऐसा। ठीक है, इस ब्रिटिश फौज को ये किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी, अस्थाई होगी, और इसका खर्च 22 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा। ठीक है, 22 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है इसका खर्च होगा, और ये दिलीप सिंह को वहन करना होगा, ऐसा करके। और इस तरीके से यह व्यवस्था जो है कहते हैं कि लागू कर दी गई। निर्धारित किया गया कि ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाएंगे, बड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन दिलीप सिंह बड़े नहीं हो पाए, उसके पहले ही हमें देखने को मिलता है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है, ऐसा। और ये व्यवस्था जो थी वो खत्म हो जाती है, और इस तरीके से आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो खत्म होता है। ठीक है, ऐसा कर। अब देखिए, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध के बाद स्टार्ट होता है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सेकंड। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये कब से कब तक हुआ? तो 1848 से 1849 तक, एक वर्ष चला ये। ठीक है, ये कैसे होता है? कहते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जब कौन थे, तो कहीं ना कहीं जो खालसा सेना हुआ करती थी, सिख सेना हुआ करती थी, वो पराजित हो गई। पराजित होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपमानित महसूस करते थे, और जिस वजह से वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार पुनः लाना चाहते थे। ठीक है, उनका मानना था कि हमारा मान सम्मान जो है
वो हमें फिर से पहले जैसा प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन इसी समय हमें देखने को मिलता है कि 1848 की बात है, भारत में एक नए गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है। डलहौजी के द्वारा एक डलहौजी के द्वारा क्या किया गया, कुछ ऐसे कार्य किए गए कुछ ऐसे कार्य किए गए जो कि सिख सेना को उकसाने वाले कार्य थे। उसके द्वारा भारत में साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई। साम्राज्यवादी नीति के तहत उसने एक नीति को लागू किया जिसको हम कहते हैं राज्य हड़प की नीति, ठीक है। ऐसे करके राज्य हड़प की नीति के तहत वो एक नियम लेके आया था जिसमें ये नियम हुआ करता था कि ऐसी भारतीय रियासतें, ऐसे भारतीय शासक जिनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है। वैध उत्तराधिकारी से मतलब क्या है कि जिनके कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी रियासत का विलय, उनका क्षेत्र के विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा। और अगर दत्तक पुत्र जो होगा, दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र जो होगा, उसको वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। दूसरा, तो उन्होंने घोषणा की उकसाने के लिए कि चूंकि दिलीप सिंह जो हुआ करते थे उनका अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो तो अल्पवयस्क हुआ करते थे। तो घोषणा की कि इनकेस अगर दिलीप सिंह की मृत्यु होती है तो दिलीप सिंह की मृत्यु के बाद जो ब्रिटिश का सॉरी जो किसका क्षेत्र है, तो आपका सिखों का क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र किसमें विलित हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में विलित हो जाएगा, ऐसे करके। तो एक तो उन्होंने क्या किया, ये घोषणा कर दी, जिससे कहीं ना कहीं खालसा सेना जो हुआ करती थी वो नाराज हो गई। दूसरा, भैरोवाला की जो संधि हुई थी उसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि महारानी जिंदन को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलनी थी। लेकिन डलहौजी ने क्या किया, इनकी पेंशन को कम करके 1.5 लाख से कम करके 48,000 कर दिया। कितनी? 48,000। ये वार्षिक हुआ करती थी, तो 48,000 रुपए देने का निश्चय किया। इसके अलावा उनसे बहुत सारे आभूषण जो हैं वो भी ले लिए। हाँ जावेद, आप कुछ कह रहे हैं? ओके, ठीक है। तो 48,000 जो है उनकी वार्षिक पेंशन जो है उसको क्या किया गया था, निर्धारित कर दिया गया था। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि उनके बहुत सारे आभूषण जो हैं वो भी ले लिए गए। किसने ले लिए? तो जो डलहौजी हुआ करता था उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए। और उन पर जासूस बिठा दिया गया और उन्हें शेखपुरा में एक, आप कह सकते हैं, नजरबंद कर दिया गया। कहां पर? शेखपुरा में नजरबंद कर दिया गया, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है महारानी जिंदन के साथ जब इस प्रकार का व्यवहार किया गया तो जो सिख सरदार हुआ करते थे, खालसा सेना हुआ करती थी, वो बड़ी दुखी हुई और उनको ऐसा लगा कि ये तो बड़ा गलत काम किया है। इसके अलावा मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे मूलराज, जो पहले से ही थे और उनको रणजीत सिंह के समय नियुक्त किया गया था, उनको वहां से हटा दिया गया, ठीक है। जब उनको वहां से हटा दिया गया तो सिखों ने इस बात का भी विरोध किया है, ऐसा करके। और इस तरीके से जब सिखों ने लगातार इन दो तीन चीजों का विरोध किया तो डलहौजी ने इसका बहाना लिया और इसी का बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। और इस तरीके से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये होना तय हो गया, है ना, ऐसा करके। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हमें देखने को मिलता है कुल 3 लड़ाइयां होती हैं, जिसमें सबसे पहले रामनगर का युद्ध होता है। रामनगर का युद्ध होता है। ये कब होता है? तो ये 22 नवंबर 1848 को, 22 नवंबर 1848 को युद्ध होता है। कहते हैं ये युद्ध जो है जनरल गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना
जो है वो आती है और रावी नदी को पार करके रामनगर नामक युद्ध क्षेत्र में और खालसा सेना से युद्ध करती है। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल गॉफ नामक व्यक्ति जो है ये कर रहा था। जनरल गॉफ नामक व्यक्ति कर रहा था, लेकिन युद्ध अनिर्णित रहा, अनिर्णित रहा। इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, ऐसे करके। दूसरा युद्ध जो है वो चिलियावाला का युद्ध था। ऐसे चिलियावाला का युद्ध ये कब होता है? 13 जनवरी 1849 को। 13 जनवरी 1849 को, ऐसा। इस युद्ध में भी हमें देखने को मिलता है कि गॉफ के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। एक एक अनिर्णायक युद्ध रहा। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेजों को क्षति पहुंची और अंग्रेजों का भारी नुकसान हुआ, ऐसे करके। अंतिम जो युद्ध होता है वो गुजरात का युद्ध था। गुजरात का युद्ध था और ये कब होता है? 21 फरवरी 1849 को। ठीक है, 21 फरवरी 1849 को कहते हैं चार्ल्स नेपियर जो हुआ करते थे वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो यहाँ पर कर रहे थे। उसने तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया और सिख सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है सिख सेना यहाँ पर पराजित हो जाती है। 29 मार्च 1849 की बात है, डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा की जाती है। महाराजा दिलीप सिंह जो हुआ करते थे उनको 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती है। उनकी घोषणा की जाती है कि दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। कहते हैं दिलीप सिंह शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, जहां कुछ समय बाद वो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लेते हैं, क्रिश्चियन धर्म मान लेते हैं। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो भारत आते हैं तो पुनः सिख धर्म जो है वो स्वीकार करते हैं, ऐसे करके। ठीक है। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा जो हुआ करता था वो ले लिया जाता है और उसको यहाँ से लेके ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जहां पर ब्रिटिश राज मुकुट में उसे लगा दिया जाता है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है, ऐसा करके। पंजाब में हम बात करें तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, एक हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में। ऐसा हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में, जिसका काम था प्रशासनिक शासन। जो प्रशासन का कार्य देखने का काम था वो किसका था? हेनरी लॉरेंस का हुआ करता था। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जो हुआ करते थे ये भू राजस्व देखने का काम करते थे। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था देखने का काम जॉन लॉरेंस के द्वारा किया जाता था। और चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स मेसन, सॉरी नेपियर नहीं, मेसन, ऐसे। चार्ल्स मेसन जो हुआ करते थे इनको न्याय का काम सौंपा गया, न्याय विभाग का काम सौंपा गया। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया गया। ठीक है, ऐसा। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं? थोड़ा मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं? ओके, ठीक है विशाखा। ओके, कोई डाउट नहीं है? तो फिर हम आगे बढ़ें। सर नजरबंद का मतलब? नजरबंद का मतलब होता है कि किसी को घर में या उसके महल में या कहीं पर भी एक हिसाब से कैद कर देना। वो जेल नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर नजर रखी जाती है कि वो व्यक्ति किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिले ना। वो व्यक्ति जो है अगर किसी से मिल रहा है तो उसकी जानकारी पूरी हमें होनी चाहिए, कहीं आए जाए ना,
ऐसा करके। तो उसको अपने घर में रहने की परमिशन होती है, आराम से वो अपने घर में रह के सारे दूसरे काम कर सकता है, जो आम जिंदगी जी सकता है। बस उसको बाहरी लोगों से मिलने और उनसे संपर्क करने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है? तो उनको नजरबंद कहा जाता है। ऐसे जैसे कभी-कभी अभी आपने अभी भी होता है ऐसा, कभी-कभी क्या होता है, सरकार जब बड़े एक्शन लेती है, क्विक एक्शन लेती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो है निर्णय में कोई व्यक्ति जो है बाधा पहुंचा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम जेल में नहीं बंद कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसने कोई अपराध तो किया नहीं है कि उसको हम जेल में बंद कर दें। तो ऐसी कंडीशन में उसको हाउस अरेस्ट किया जाता है। हाउस अरेस्ट का मतलब ही यह है कि उसे अपने घर में रख दिया जाता है और बाहर जो है निगरानी बिठा दी जाती है कि वो किसी किसी को भी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त ना हो जाए, किसी भी तरीके से उस आदेश को या राज्य को खतरा ना पहुंचा दे, ऐसे करके। तो आशंका के आधार पर उसको हाउस अरेस्ट या नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद का जी सर। शाब्दिक अर्थ है नजर रखना, है ना? ऐसे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये तो हुआ करता था आपका सिख साम्राज्य, ठीक है? सिख साम्राज्य कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा थोड़े कुछ प्रश्न जो हैं वो आपके प्रशासन से भी पूछे जाते हैं। किसका प्रशासन? जो रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जो हुआ करते थे, उनके प्रशासन से संबंधित से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें देखना है रणजीत सिंह का प्रशासन, ठीक है? तो एक बार हम प्रशासन पर चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या हुआ करता था। ठीक है, देखिए रणजीत सिंह के प्रशासन की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि वैसे तो वो निरंकुश शासक हुआ करते थे। निरंकुश का मतलब है कि उनके ऊपर किसी अन्य बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं था, ठीक है? वो अपने निर्णय स्वयं लेते थे और उन निर्णयों को लागू भी करवा सकते थे, ऐसे। और इस तरीके से वो कौन थे? निरंकुश हुआ करते थे। लेकिन कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो गुरुमत्ता हुआ करती थी, गुरुमत्ता का मतलब है जो सिख धर्म के गुरु हुआ करते थे, धार्मिक व्यक्ति जो हुआ करते थे, उनसे रणजीत सिंह कभी-कभी सलाह लिया करते थे, ठीक है? लेकिन आगे जाके शुरुआत में हमें जरूर एक बार देखने को मिलता है कि उन्होंने गुरुमत्ता पर राजनीतिक जो है निर्णय के लिए उनसे सलाह ली। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगे। उनकी शासन व्यवस्था को खालसा सरकार कहा जाता था। क्या कहते थे? खालसा सरकार, ठीक है? तो रणजीत सिंह की जो शासन व्यवस्था थी उनको खालसा सरकार कहा जाता था, ठीक? वैसे तो वो प्रमुख हुआ करते थे, मतलब सारी शक्तियां उनके पास में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी शासन को संचालित करने के लिए और उनको सहायता दिलाने के लिए उनकी एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। उस मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे वो अपने अपने विभागों के प्रमुख होते थे और समय समय पर उनको सलाह दिया करते थे। हालांकि उनकी सलाह मानने के लिए रणजीत सिंह बाध्य नहीं थे। जो प्रमुख 5 मंत्री हुआ करते थे वो उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे, जो उनके सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है? ऐसे करके जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि राजा ध्यान सिंह नामक व्यक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कौन? राजा ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह जो हुआ करते थे वो उनके एक प्रमुख मंत्रियों में हुआ करते थे, ठीक है? जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। दूसरा हमें देखने को मिलता है विदेश मंत्री, जिनका नाम हुआ करता था फकीर अजीजुद्दीन। फकीर अजीजुद्दीन, तो ये भी कौन थे? ये विदेश मंत्री हुआ करते थे, ऐसा करके। इसके अलावा इनका कूटनीतिक कार्यों में भी विशेष महत्व हुआ करती था, ठीक है? ऐसे करके रणजीत सिंह के सेनापति और उनके जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था दीवान मोहकम चंद्र, जो इनके सेनापति थे, दीवान मोहकम चंद्र, ठीक है? इसके अलावा दीवान चंद्र मिश्र,
दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा। ये 5 वो व्यक्ति हुआ करते थे खालसा पंथ अलग है। खालसा पंथ का अर्थ होता है कि जो सिख धर्म हुआ करता था, ठीक है, ऐसे करके उस धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे वो कहलाता है खालसा पंथ, ठीक है, ऐसा करके। और सरकार अलग है। देखो, खालसा अर्थात आप कह सकते हैं समूह, ऐसा। तो वो सरकार जो हुआ करती थी ये अलग है, ये राजनीतिक गतिविधियों को देखने का कार्य करती थी। पंथ का मतलब क्या है? जो धार्मिक गतिविधियों को देखने का काम करता है ना, ऐसा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो हरि सिंह नलवा, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ये जो 5 लोग हुआ करते थे ये इनके सबसे विश्वास पात्र और महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा करके। इसके अलावा इन्होंने अपने प्रशासन को 12 भागों में बांटा था। तो इनके कुल मिला के 12 विभाग हुआ करते थे। विभागों की संख्या कितनी थी? तो 12 हुआ करती थी इनके कार्यकाल में, ठीक है, ऐसा करके। जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हुआ करते थे जिनको हम कहते थे भू राजस्व विभाग, जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, ठीक है, ऐसा करके। इसके अलावा दफ्तर ए तोहिजात, देखो आप ऐसा कह सकते हैं, एक भू राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। दूसरा एक होता था दफ्तर ए तोहिजात। दफ्तर ए तोहिजात जो है ये राज परिवार के व्यय से संबंधित विभाग हुआ करता था और वो देखता था कि राज परिवार के व्यय में प्रतिदिन जो है वो कितना खर्चा हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम करता था, ठीक है। इसके अलावा सैनिक और असैनिक वर्ग के वेतन से संबंधित विभाग जो था जिसको हम कहते थे दफ्तर ए मवाजाब। दफ्तर ए मवाजाब, ऐसा करके ये क्या करता था? तो ये विभाग जो है सैनिक असैनिक कर्मचारी जो हुआ करते थे उनके वेतन को देखने का काम करता था। इसके अलावा दफ्तर ए रोज नामचा खर्च, दफ्तर ए रोज नामचा खर्च, ये जो होता था ये प्रतिदिन के व्यय का हिसाब किताब रखता था। तो ये 4 विभाग जो थे वो कैसे थे? इनके पास में महत्वपूर्ण हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा करके। अब देखिए इनका जो प्रशासन होता था तो प्रशासन में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख होता था वो कौन था? राजा होता था, यानी महाराजा जिसको हम कहते थे, महाराजा होता था। केंद्र का विभाजन प्रांत में किया गया था। कहाँ किया गया था? प्रांत में किया गया था। और प्रांतों की अगर हम बात करें तो प्रांतों को सूबा कहा जाता था। क्या कहते थे? सूबा कहा जाता था, ठीक है। इनके समय में कुल 4 प्रांत हुए। इन्होंने अपने पूरे क्षेत्र को कुल 4 प्रांतों में बांटा था। कौन कौन से 4 प्रांत हुआ करते थे? तो लाहौर एक था, मुल्तान एक था, कश्मीर कश्मीर एक हुआ करता था, और पेशावर, ठीक है। तो लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ये 4 प्रांत हुआ करते थे, ठीक है। और प्रांतों का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसको नाजिम कहते थे। क्या कहते थे? नाजिम। हाँ, भू राजस्व प्रथा का मतलब होता है भू राजस्व नीति जिसके तहत भू राजस्व इकट्ठा किया जाता है। प्रथा का मतलब है बहुत सारी भू राजस्व नीतियां होती हैं, सबके शासनकाल में अलग अलग हो सकती हैं, है ना। और भू राजस्व का मतलब क्या होता है? उस नीति के तहत जो धन इकट्ठा है,
उस नीति के तहत उस भूमि से जो धन इकट्ठा किया गया है वो क्या होता है? भू राजस्व। ऐसा, ठीक है। तो ये 4 प्रांत हुआ करते थे और प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसको नाजिब कहा जाता था, ठीक है, ऐसे करके। प्रांत का विभाजन आके तालुकों में किया गया था। क्या में किया गया था? तालुक, तालुकों में किया गया था। तालुक जो होते थे ये लगभग 50 से 100 गांवों का समूह हुआ करता था, ऐसा करके, जिनको तालुक कहा जाता था। और यहाँ का जो प्रमुख होता था उसका तालुकेदार कहा जाता था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऐसे करके, तालुकेदार, तालुकेदार होता था। और तालुक का विभाजन जो है बाद में ग्राम में किया गया था, या इसी को मौजा कहा जाता था। ग्राम या फिर इसी को हम मौजा कहते थे, ठीक है। और ग्राम या मौजा का जो प्रमुख होता था, तो यहाँ पर पंचायत हुआ करती थी, जहां पर पंच हुआ करते थे और वो सारा प्रशासन जो है वहां पर देखने का काम किया करते थे, ऐसा करके। ओके, कोई बात नहीं है, अगर नहीं सुना है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ताल्लुक वो हुआ करता था, ताल्लुकादार, यानी ताल्लुक वो हुआ करता था जो ग्रामों का समूह था। 50 से 100 गांवों के समूह को ताल्लुक ताल्लुक कहा जाता था। ये देखा जाता था ग्राम बड़े हैं या छोटे हैं, उनका एरिया कितना है, ठीक है। तो कम से कम 5 और ज्यादा से 50 और ज्यादा से ज्यादा 100 गांव जो है उनको इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से हमें ये इनका कुछ कुछ प्रशासन जो है, सामान्य प्रशासन जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका सैन्य प्रशासन जो है वो महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रशासन? सैन्य, ठीक है। तो सैन्य प्रशासन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है रणजीत सिंह का। सैन्य प्रशासन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि उनकी 2 प्रकार की सेना हुआ करती थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, जिसको हम कहते थे फौज एक खास, फौज खास, और दूसरी हुआ करती थी फौज ए वे कवायद। फौज ए वे कवायद, ऐसा करके। फौजी खास जो है ये नियमित सेना थी, ये परमानेंट सैनिक हुआ करते थे। और फौजी वे कवायद जो है ये अनियमित सेना थी, ठीक है, ऐसा करके। नियमित और अनियमित का मतलब क्या है? नियमित सेना का मतलब क्या है? ये हमेशा परमानेंट सैनिक हुआ करते थे, एक बार नियुक्त हो जाने के बाद हमेशा अपनी सेवा में रहते थे। फौजी वे कवायद अनियमित सेना हुआ करती थी। कहने का मतलब यह है कि जब युद्ध वगैरह होता था, कोई विशेष आवश्यकता होती थी, तब इस प्रकार के सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। और युद्ध खत्म होने के बाद, परिस्थितियां सामान्य होने के बाद इस सेना को हटा दिया जाता था, ऐसा करके। अब जो फौजी खास हुआ करते थे उसमें 3 प्रकार की सेना थी। पहली, अश्वरोही सेना। अश्वरोही सेना, ठीक है। अश्वरोही सेना का जो अश्वरोही सेना की देखरेख के लिए एक फ्रांसीसी व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था एलार्ड। एलार्ड को इनके द्वारा नियुक्त किया गया था, रणजीत सिंह के द्वारा नियुक्त किया गया था, और यह से प्रशिक्षित हुआ करती थी। सॉरी, ठीक है। इसके अलावा पैदल सेना, पैदल सेना हुआ करती थी। पैदल सेना को एक इटालियन व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था वंतुरा, वंतुरा के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। और तोपखाना, तोपखाना जो हुआ करता था इसमें एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, जनरल कोर्ट और कर्नल गार्डनर। जनरल कोर्ट और गार्डनर, इनके द्वारा जो है ये तोपखाना सेना का जो है प्रशिक्षित किया गया था। तो इस तरीके से 3 प्रकार के क्या हुआ करते थे, इनके पास नियमित सेना थी। अनियमित सेना यानी कि फौज बेकवायद की अगर हम बात करें तो उसमें 2 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। एक, घुड़चढ़ा खास, घुड़चढ़ा खास। घुड़चढ़ा खास का मतलब होता है कि इन्हें अपने घोड़े और अस्त्र शस्त्र जो है वो स्वयं लाने होते थे। ये कौन होते थे? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हुआ करते थे। ये सैनिक वो होते थे जो अस्त्र शस्त्र अपने साथ में लाते थे, युद्ध लड़ते थे और चले जाते थे।
दूसरे हुआ करते थे मिसलदार। मिसलदार सैनिक वो सैनिक हुआ करते थे, यानी ऐसे क्षेत्र जिनको रणजीत सिंह ने जीत लिया है लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं है, बल्कि अधीन करके रखा है। ठीक है। और जब कभी उनके सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो रणजीत सिंह जो है उनके सैनिकों का उपयोग कर सकते थे, ऐसे करके। और उनके सैनिकों को मिसलदार कहा जाता था। मिसलदार जो होते थे, इनकी जो सारी देखरेख हुआ करती थी, वो जो जो जिन सरदारों को जीत लिया गया है, जो अधीन है, उनको करना होती थी, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें इनका सैन्य प्रशासन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा करके रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह को कहते हैं कि इनकी तुलना जो है एक फ्रांसीसी पर्यटक हुआ करता था, विक्टर जैकोमांट। कौन था? विक्टर जैकोमांट। जो कि एक फ्रांसीसी पर्यटक था। तो विक्टर जैकोमांट के द्वारा रणजीत सिंह की तुलना जो है वो नेपोलियन से की गई है। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है, ये आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रणजीत सिंह का प्रशासन हुआ करता था। तो फटाफट बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आपका सिख साम्राज्य का टॉपिक जो है वो अब कंप्लीट होता है। तो एक बार आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मुझे एक बार बताइएगा। जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं? ओके, ठीक है। तो फिर हम आज की क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए अगले टॉपिक के साथ में। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू विशाखा। ओके राजनारायण। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।